गार के अंदर जाकर पत्थरों के कुदरती सुतूनों के अकब में एक जगह तेल का चिराग रोशन था। सुतूनों के पास पहुंचते ही मुझे सांप की फुंकार की आवाज आई और किसी ने मुझे पीछे से थाम लिया। रघु, चिराग की धीमी रोशनी में सिद्धा की केसरी आंखें मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में वालिहाना प्यार का जज्बा झलक रहा था। उसका सांप बेटा साहू उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। आज पहली बार मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का जज्बा भड़क उठा, लेकिन उसका सांप मुझे उससे दूर रखे हुए था। सिद्धा मुझे देखकर बेहद खुश हुई। उसने तमिल जबान में कहा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने की ख्वाहिश में इस गार में बैठी थी। एजेंट ने मुझे पंजाबी जबान में कहा, इस डाकू लड़की ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये 4 फौजियों को मौत की नींद सुलाकर चांदपुर छावनी से फरार हुई है। काश ये मेरे पास ना आती, लेकिन इसे मेरे क्वार्टर का रास्ता मालूम था। ये तुमसे मिलने को बेताब थी। इस जंगली औरत ने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने इसे तुमसे न मिलाया तो ये मेरा भांडा फोड़ देगी। इस औरत से जितनी जल्दी हो सके निजात हासिल करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेने से माजरत चाहूंगा। मैंने अपने एजेंट को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि सिद्धा एक जज्बाती औरत है और मुझे चूंकि अपना खामद समझ बैठी है, इसलिए पतिव्रता स्त्री होने के नाते ऐसा करती है। एजेंट ने कहा, मैं कल शाम को सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आऊंगा। कल तक तुम इस डाकू लड़की को यहाँ से चलता करो ताकि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवाकर अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो सकूं। उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें तुम लोगों के खाने के लिए रोटियां और मछली है, जो कल के लिए काफी होंगी। ये कहकर एजेंट दादा भाई खामोशी से गार के दहाने की तरफ चला गया। अपना एजेंट मुझे खबरदार कर गया था कि ये जंगल अगरचे बज़ाहिर शहर से काफी दूर वाक़े है, मगर फौज हमारी तलाश में जहां भी पहुंच सकती है, इसलिए हमें गार से बाहर जंगल में बहुत सोच समझ कर निकलना चाहिए। सिद्धा ने अपना सर घुटनों पर रख दिया। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो आंखों में आंसू थे। रघु, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि तुम्हारे बाद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैंने कुर्ते के पल्लू से सिद्धा के आंसू पोंछे और शायद पहली बार मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने मेरे बाजू थाम लिए और बोली, रघु, तुम सच कहते हो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फिर जरा सा मुस्कुराई और शरारत आमेज नजरों से तकती हुई कहने लगी, रघु, तुम मुझे छोड़कर चले भी जाते तो मेरा बेटा सांप तुम्हें वापस आने पर मजबूर कर देता। वो तुम्हारे जिस्म की खुशबू पहचानता है। वो हंसने लगी। मुझे उसके सांप की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे सिद्धा के पास रहते हुए अब बहुत अच्छा लगता था। मैंने सिद्धा से पूछा कि वो छावनी से फरार कैसे हुई। उसने अपने सांप बेटे का सर चूम लिया और बोली, जब तक मेरा बेटा साहू मेरे साथ है, जो मर्द मेरे करीब आ जाएगा मर जाएगा। यही उन 4 मरहट्टा फौजियों के साथ हुआ जिन्होंने मुझे कैद में डाल रखा था। और रात को मुझे कैद से निकालकर एक वीरान बैरक में ले गए और उन्होंने भी वही गलती की जो उनकी मौत का बायस बनी। फिर मैं उनकी जहर भरी लाशों को वहीं वीरान बैरक में छोड़कर जंगल में निकल भागी और रातों रात तुम्हारे दोस्त के क्वार्टर में पहुंच गई। मुझे यकीन था कि तुम पहले से वहां पर मौजूद होगे, मगर तुम वहां पर नहीं थे। तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर घबरा गया था। फिर वो हल्का सा कहका लगाकर बोली, मैंने तुम्हारे दोस्त को धमकाया भी था कि अगर उसने मुझे तुमसे न मिलाया तो मैं उसका भांडा फोड़ दूंगी। फिर वो मुझे यहाँ ले आया। मैं खामोशी से सिद्धा की बातें सुन रहा था और दिल में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। महज जज्बात में आकर मुझे सिद्धा के साथ रहने का फैसला नहीं करना होगा। जज्बात का क्या है, ये तो समंदर की मौजों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। सिद्धा मेरे साथ बैठी थी। मैंने थैले में से रोटी निकाल कर सामने रख दी। हमने मछली के साथ रोटी खाई। जंगली पहरेदार ने हमें कटोरे में बाहर से पानी ला कर दिया। सिद्धा बेइंतहा गर्विदगी का मुजाहरा करने लगी थी और मेरे कदमों में मजीद जंजीरें डाल रही थी। रोटी खाने के बाद उसने कहा, रघु, अब हमारा यहाँ क्या काम? हम यहाँ से वापस अपने अड्डे पर निरोला की पहाड़ियों में चले जाते हैं। हमारे पास घोड़े नहीं हैं, लेकिन मैं सारे जंगली रास्तों से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें एक ही रात में वापस अपने ठिकाने पर ले जाऊंगी। मैं कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ सिद्धा थी और दूसरी तरफ अपना वतन पाकिस्तान था, जिसमें मुकम्मल तहफ्फुज और आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिद्धा से कहा कि हम कल चलेंगे। पहले इलाके का जायजा ले लें कि दुश्मन के मुखबर या सिपाही इधर तो नहीं छुपे हुए। सिद्धा ने फुनकार कर कहा, वो हमें रोक कर तो देखें। रघु, तुमने पहले कभी इस किस्म की बुजदिली की बातें नहीं की। मैंने कहा, सिद्धा, हमारे पीछे इंडियन मिलिट्री लगी है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें हर कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए। सिद्धा उठकर कोने में चली गई और अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। सांप को दूध पिलाते देखकर मुझे यूं लगा जैसे सिद्धा इंसान नहीं सांप है। मैंने फैसला किया कि मेरे लिए यही बेहतर है कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाऊं। वाकई इस किस्म की मोहब्बतों में 99% जज्बात और 1% अकल का अमल दखल होता है। रात हमने गार में ही गुजारी। जमीन पर सूखी घास का बिस्तर था।
कुछ देर सिद्धा मुझसे बातें करती रही। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता सांप की सिसकार में तब्दील होती गई। फिर वो अचानक मुझसे थोड़ा सा परे हटी और बोली, रघु मेरा बेटा तेरे मेरे बीच आ गया है। मैंने कोई जवाब न दिया और दीवार की तरफ पहलू बदलकर आंखें बंद कर ली। आंख खुली तो गार के धाने की जानिब से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सिद्धा वहां नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया तो जंगली पहरेदार ने अपनी जबान में कुछ कहा जिसे मैं समझ न सका। उसने एक तरफ इशारा किया। वो मुझे बता रहा था कि सिद्धा उस तरफ जंगल में गई है। मैं घाटी के नशेब में आया तो सिद्धा घनी झाड़ियों के दरमियान छोटे तालाब में नहा रही थी। मैं वहां से हट आया। मैंने भी एक जगह झाड़ियों में बहते पानी की छोटी सी धार की मदद से मुंह हाथ धोया और एक दरख्त के पीछे बैठकर चारों तरफ देखने लगा। दिन काफी निकल आया था। जंगल परिंदों की चहकार से गूंज रहा था। ठंडी मरतूब हवा चल रही थी। इतने में सिद्धा आती दिखाई दी। वो अपने स्याह लंबे बालों को निचोड़ती चली आ रही थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बालों को झटक कर बोली, मैंने तुम्हें आज बड़े गौर से देखा रघु। तुम गहरी नींद सो रहे थे। और फिर बड़ा अजीब सा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैं उठा और उसे साथ लिए गार की तरफ चल पड़ा, क्योंकि जंगल में दिन की रोशनी में रहना खतरनाक था। गार में आकर हमने रात की बची हुई रोटी और मछली खाई और सिद्धा ने अपने सांप बेटे साहू की फीडिंग शुरू कर दी। मैंने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। सिद्धा तो नक कर बोली, रघु क्या तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते? ये अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारा भी बेटा है। मैंने कोई जवाब न दिया और उठकर गार के बाहर आकर एक मिट्टी के तोते के पीछे खड़े होकर जंगल का जायजा लेने लगा। मैंने तय कर लिया था कि शाम को जब अपना एजेंट मुझे लेने आएगा तो मैं सिद्धा को बताए बगैर यहाँ से निकल जाऊंगी। वो बाद में खुद ही वापस अपने डाकुओं के पास चली जाएगी। दोपहर को हम दोनों जंगली पहरेदार जंगल से कुछ फल तोड़ कर ले आए। ये दो कट्ठल और कुछ शरीफे थे। ये दोनों जंगली अपने एजेंट के आदमी थे। मैं हैरान था कि उस शख्स की पहुंच कितनी दूर दूर तक है। बिलाशुबा वो लायक और तजुर्बाकार एजेंट था। दोपहर के बाद सिद्धा मेरे पीछे पड़ गई कि हम अब वहाँ किस लिए पड़े हैं, हमें अपनी कमीनगाह की तरफ चल देना चाहिए। मैं इधर उधर के बहाने बना रहा था। मुझे शाम का इंतजार था। मैं अकेला वहाँ से निकलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं गार के अंदर सिद्धा के पास बैठा उसे बातों में लगाए हुए था। एक पत्थर पर दिया जल रहा था। मैं हल्की हल्की गुनूदगी के आलम में था। सिद्धा की आवाज मुझे दूर से आती सुनाई दे रही थी। अचानक गार में किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैंने गैर शऊरी तौर पर सिद्धा को खींचकर एक सुतून के पीछे कर लिया। हमारा जंगली पहरेदार सामने आ गया। वो घबराया हुआ था। उसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए अपने नेज़े का बंदूक की तरह फजा में निशाना लिया। फिर वो घबराहट के आलम में बाहर की तरफ भाग गया। मैं और सिद्धा जल्दी से उठ खड़े हुए। सिद्धा मालूम होता है इसने जंगल में किसी फौजी को देखा है। सिद्धा वो सीली आवाज में बोली, रघु मैं न कहती थी कि यहाँ से भाग चलो। मैं बाहर की तरफ दौड़ा। सिद्धा मेरे पीछे पीछे दौड़ी। गार के बाहर अब कोई पहरेदार नहीं था। जंगल की फजा एकदम राइफल के फायर के धमाके से गूंज उठी। परिंदे शोर मचाते दरख्तों पर से उड़ गए। ये 303 का फायर था। फौज के सिपाही हमारी खोज में वहां तक पहुंच गए थे। मैं एकदम नीचे होकर बैठ गया। सिद्धा भी वहीं बैठ गई। अब स्टेन गन का एक ब्रस्ट हुआ। मैंने उसकी आवाज से अंदाजा लगाया कि फायर जंगल की उस तरफ से आ रहा था जिधर से अपना एजेंट मुझे गाड़ी में बिठा कर लाया था। सिद्धा ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, रघु मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जंगल के तमाम खुफिया रास्ते मालूम है। स्टेन गन के फायर की आवाज अब गार के करीब पहुंच रही थी। मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं सिद्धा के साथ एक तरफ को दौड़ पड़ा। वो घाटी के नशेब में आ गई। सूखे नाले के पत्थरों को फलांगते हम जुनूब की तरफ भागने लगे। सिद्धा आगे आगे थी। स्टेन गन के साथ साथ अब 303 के धमाके भी बार बार हो रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद सिद्धा नाले से निकलकर बुलंदी पर झाड़ियों में से होती हुई दूसरी तरफ एक गैर हमवार दरख्तों से घिरे हुए मैदान में आ गई। इस मैदान में सूखी हुई जर्द घास उगी हुई थी। वो हमारे कांधों तक आ रही थी। हम ऊंची घास में झुककर तेज तेज दौड़े जा रहे थे। मैदान पार करने के बाद घना जंगल आ गया। हम थक गए थे। सिद्धा ने कहा, रघु अभी रुकना नहीं स्वामी, आगे दरिया आएगा और उसे पार करने के बाद बेशक आराम कर लेना। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते हैं। हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। सिद्धा उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ मालूम होती थी। मिलिट्री का फायर अब हमारे काफी पीछे रह गया था। इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहा था। शायद अभी तक फौजी हमारे गार तक नहीं पहुंचे थे। ऐसी सूरत में फायर यकीनन तेज कर दिया जाता, महज हमें डराने के लिए। सिद्धा खुदा जाने किन दुश्वार गुजार रास्तों से मुझे लिए जा रही थी। काफी देर तक चलने के बाद सामने एक दरिया का पाट आ गया। ये ज्यादा बड़ा पाट नहीं था मगर पानी का बहाव तेज था। सिद्धा ने मुझे इशारा किया और दरिया में उतर गई। मैंने भी दरिया में छलांग लगा दी। सिद्धा का सांप उसके साथ साथ पानी की लहरों पर तैर रहा था।
हमारा रुख दूसरे किनारे की जानिब था। पानी की लहरें हमें अपने साथ बहाने की कोशिश कर रही थीं और हम उनके बहाव को नाकाम बनाते हुए सामने की तरफ तैरते चले जा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था। हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सिद्धा ने दूर सामने नजर आने वाले एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, रघु, हम वहां थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। ये टीला भी कम से कम 1 फरलांग के फासले पर था, जो हमने भाग कर तय किया। टीले की मिट्टी सुर्ख थी और जगह जगह बारिश के पानी के बहने के निशानात पड़े हुए थे। हम बेदम होकर जमीन पर लेट गए। हमारा सांस जोर जोर से चल रहा था। 2-3 मिनट तक हम में से किसी ने कोई बात न की। फिर दरिया पार हमारे गार की तरफ धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई। हम चौकस होकर उठ बैठे। साफ जाहिर था कि हमारी तलाश में आए हुए फौजी हमारी गार तक पहुंच गए हैं। सिद्धा ने मेरा हाथ थामा और बोली, उठो रघु, भागो। हमने एक बार फिर दरख्तों के नीचे भागना शुरू कर दिया। जो ही भागते गिरते पड़ते, कहीं दम भर के लिए सांस लेने को रुकते, एक छोटी सी पहाड़ी की ढलान उतरकर एक ऐसी वादी में आ गए जहां बड़ी बड़ी स्याह चट्टानें उमूदी और टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और उनके दरमियान कहीं कहीं जंगली ताड़ के दरख्त खामोश सर उठाए खड़े थे। सिद्धा ने उन चट्टानों के पीछे दूर से नजर आते दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहां पहुंचने के बाद हम दुश्मन से महफूज हो जाएंगे। लेकिन दुश्मन वहीं चट्टानों में छुपा हुआ था। ये हमें मालूम ही नहीं था। जो ही हम एक सब जंगारी चट्टान की ओट से बाहर आए, पीछे से हम पर एक फायर हुआ। ये हमारे लिए बिल्कुल अचानक सी बात थी। मैं वही जमीन पर लेट गया, मगर सिद्धा आगे को भागी। दूसरा फायर गूंजा। ये राइफल का फायर था और इस बार सामने से आया था। तड़ाक के साथ गोली सिद्धा के सर के ऊपर से निकलकर चट्टान से टकराई और वहां से चिंगारियां उड़ी। मैंने चिल्लाकर सिद्धा को लेट जाने को कहा। इस असना में एक फौजी जिसने कमांडो की वर्दी पहन रखी थी और हेलमेट में झाड़ियां उड़सी हुई थी, सिद्धा की तरफ पोजीशन बनाता हुआ बढ़ा। मुझे मालूम था कि एक सिपाही मेरे अकद में भी है। सिद्धा ने गले में से सांप निकालकर सिपाही की तरफ फेंका और खुद एक गड्ढे में छलांग लगा दी। मैंने फौजी को अफरा तफरी में उछलते देखा। शायद सांप ने उसे डस लिया था, लेकिन सांप डसने के बाद उसकी जद में आ गया था और फौजी उसे अपने भारी बूटों से कूट रहा था। सिद्धा ने ये मंजर देखकर एक दिलदोज वहशियाना चीख मारी और गड्ढे में से निकलकर इंडियन फौजी पर जंगली शेरनी की तरह कूद पड़ी। वो उसे साथ लेकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पीछे से जिस फौजी ने फायर किया था वो भी छलांग लगाकर झाड़ियों की ओट लेता अपने साथी की मदद को दौड़ा। उसे मालूम नहीं था कि मैं घास में अभी तक छुपा हुआ हूँ। जो ही वो मेरे करीब से गुजरा, मैंने उछलकर उसके पेट में जोर से लात मारी। वो मुंह के बल गिरा। मैं उसके ऊपर जाकर और उसकी गर्दन को बाजू में दबोचकर जोर से ऐसा झटका दिया कि उसकी गर्दन का मनका टूट गया। मैंने उसकी राइफल उठा ली और सिद्धा की तरफ दौड़ा। वहां जाकर जो मंजर देखा उसे मैं सारी जिंदगी भुला न सकूंगा। इंडियन फौजी की स्याह होती लाश घास पर औंधी पड़ी थी। सिद्धा उसकी राइफल के बट से उसकी खोपड़ी पर पै दर पै जरबे लगा रही थी। वो जैसे नींद दीवानी हो रही थी। वो उसे तमिल में गालियां दे रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से राइफल छीन ली। जहां से भागो, अगर ये 2 सिपाही जहां तक आ गए हैं तो इनके साथी भी इर्द गिर्द मौजूद होंगे। सिद्धा के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। उसकी आंखों से जैसे आग के शोले लपक रहे थे। उसने जमीन पर से अपने सांप साहू की कुचली हुई लाश उठाकर मुझे दिखाई और गजबनाक आवाज में बोली, इसने मेरे बेटे को मार डाला है रघु। इसने हमारे बच्चे का खून कर दिया है। मैं इसकी लाश को खा जाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से सिद्धा को वहां से हटाया। दूसरे फौजी की राइफल भी उठाई और सिद्धा को धकेलता हुआ दूसरी तरफ ले गया। वो रोए जा रही थी और अपने बेटे सांप के कातिल की तरफ वापस पलटने की जिद्दोजहद कर रही थी। कुचला हुआ सांप अभी तक उसके हाथ में था। मैं उसे किसी न किसी तरह धकेलता सामने वाले दरख्तों की तरफ ले जाने में कामयाब हो गया। यही वो दरख्त थे जिनकी तरफ सिद्धा ने इशारा करके कहा था कि हम वहां पहुंचकर किसी हद तक महफूज हो जाएंगे। अभी तक हम पर मजीद फायर न हुआ था, जिसका मतलब यही हो सकता था कि उधर सिर्फ 2 इंडियन फौजी ही गश्त कर रहे थे। सिद्धा अपने सांप की लाश को बार बार सीने से लगाती और रोती जाती। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा, सिद्धा क्या हुआ तुम्हें? भगवान तुम्हें दूसरा बच्चा दे देगा। सिद्धा अचानक चुप हो गई। उसने डुबडुबाई आंखों से मुझे देखा और हसरत भरी आवाज में बोली, रघु, भगवान मुझे बच्चा देगा। हाँ, मुझे बच्चा जरूर देगा। और वो मेरे बाजू से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी ही जिद्दोजहद के बाद उसे थोड़ा बहुत हौसला दिया और वो अपने सांप की लाश अपने सीने में छुपाए मेरे साथ अपनी कमीनगाह की तरफ चलने लगी। जब वो मुझे लेकर निरोला की धारी धार पहाड़ियों में वाक़े अपनी कमीनगाह में पहुंची तो शाम हो गई थी। भगवान ने हमारा खैर मकदम किया। दूसरे साथी डाकू भी वहां जमा हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सरदार नागन माता का सांप बेटा हलाक कर दिया गया है तो उन पर भी जैसे मुर्दनी सी छा दी। सिद्धा ने सांप की कुचली हुई लाश के लिए छोटी सी चिता बनाई। लाश को चिता पर रखा, खुद ही तमिल जबान के कुछ श्लोक पढ़े और फिर चिता को आग लगा दी। चिता की आग में सांप की लाश जलने लगी। सिद्धा हाथों में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी थी। मैं उसे गार के अंदर ले गया। उसने रोते रोते गजबनाक आवाज में कहा, रघु, तुम्हारे भाइयों ने ये मेरे दूसरे बेटे को कत्ल किया है। मैं मर्दों की नस्ल खत्म कर दूंगी। मैंने उसके कांधे पर हाथ रख कर बड़े प्यार से कहा, सिद्धा,
इसमें दूसरे मर्दों का क्या कसूर भला? और फिर मैंने वादा किया है कि तुम्हें जीता जागता इंसानी बच्चा मिल जाएगा। सिद्धा सिसकियां भरते मेरे साथ लग गई। मैं मुश्किल दर मुश्किल में फंस गया था। कहाँ मैं पहले वाले गार से अपने एजेंट के साथ फरार हो जाने का सोच रहा था, और कहाँ अब सिद्धा डाकू की कमीन गाह में उसके रहमो करम पर पड़ा था। रहमो करम पर इन मानों में कि मैं उस इलाके के जंगलों से पूरी तरह वाकिफ न था, और इन जंगलों में भटकने का मतलब हसरतनाक मौत के सिवा और कुछ नहीं था। इलावाजी उसे यकीन भी दिला चुका था कि मैं अब उससे अलग नहीं हूंगा। अगरचे ये मैं उससे फ्रॉड कर रहा था, मेरा मकसद वहां से किसी न किसी तरह फरार होकर अपने एजेंट के पास पहुंचना था, लेकिन मैं एजेंट से बहुत दूर निकल आया था। शायद अब वो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था।